अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हम लोग अपना टॉपिक ज़रा रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आगे से कंटिन्यू करेंगे। और क्या कहते हैं, हमारे पास लास्ट टाइम हम लोग जो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग पढ़ रहे थे। और जैसे कि आपको पता है कि बेटा हम लोग 2 पेज पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने जो आप लोगों को पढ़वाया था उसमें हम लोगों ने उससे प्रीवियस लेक्चर में क्या कहते हैं ये किया था कि आप लोगों को ईस्ट और वेस्ट की पावर्स के बारे में बताया था। लास्ट हमने ये पढ़ा था कि आखिर में जो वेस्ट के पास पावर आई थी उसमें जो 2 बड़े नाम मौजूद हैं वो हमारे पास है, कोलंबस और वास्को डी गामा। और किस तरह से उन्होंने साइंस की फील्ड को एक्सेप्ट करते हुए, बेसिकली ये मानते हुए कि आने वाले वक्तों में जो दौर होगा वो दरअसल साइंस का ही होगा, तो उस पर काम करना शुरू किया। और कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया कि ईस्ट से इतने आगे निकल गए कि नामो निशान नहीं रहा ईस्ट का इस फील्ड में। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो दरअसल हमें दूसरे लोगों की तरह यही लगता था कि हमारी जो डोमिनेंस है वो शायद हमेशा हमेशा कायम रहेगी। लेकिन ये बात गलत साबित हुई अगेन जब दोबारा से मामला बिगड़े। फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से एशिया पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए हैं। और इतने जुल्म की वजह से क्या पता ये हो सकता है कि इन रिटर्न क्या पता उनका जो एक टारगेट है वो चेंज हो जाए। कि अभी तो वो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉन्कर करने के लिए लड़ें, कि अब वो बोलेंगे ठीक है भाई हमने तो आज़ादी हासिल करनी ही करनी है, साथ साथ हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं अगर ये उनका टारगेट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने आगे बात पढ़ी कि किस तरह से बेटा बात कर रहे थे कि जो अंग्रेज़ों की जो ताकत वगैरह थोड़ी बाकी रह गई है अभी तक, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो बस कहते हैं ना श्रेड्स ऑफ पावर, ये वर्ड यूज़ किया, ये लिखा मेरे बच्चों देखो, श्रेड्स ऑफ पावर का वर्ड यूज़ किया गया था। मतलब कि उनके बस जर्रे बाकी रह गए उनकी ताकत के, कोई इनकी खास इतनी ताकत बाकी नहीं है। और बोल रहे हैं कि लेकिन फिर भी ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग अपनी पावर मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि इम्पीरियलिज्म के बारे में बताया गया कि अब अगर कोई इम्पीरियलिज्म ऐसा है जिसकी वजह से एशिया को ख़तरा हो सकता है, तो उसके बारे में बताया गया कि वो रशिया का है। कि वो किस तरह से, मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों के, वो बिट बाय बिट क्या करता है, अपने अपनी जगहों को अपनी बाउंड्री में शामिल करता जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, कम्युनिज्म के बारे में क्या बताया। कम्युनिज्म मेरे बच्चों होती है एक ही पार्टी होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। अच्छा, ये इसके अगेंस्ट जा रहे हैं जो कम्युनिज्म है ना, ये बर्ट्रैंड रसल जो ऑथर है वो उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनली मेरे ख्याल से कम्युनिज्म कोई ख़राब चीज़ तो नहीं मानी जाएगी। मेरा अपना जो व्यू है वो इसलिए क्योंकि कम्युनिज्म जैसे कि चाइना में मौजूद है। और चाइना में भाई आपको पता है होना चाहिए कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। अब मिसाल के तौर पे आपको अब एक पॉलिटिकल पार्टी है तो हमको ये बात तो पता है कि झगड़ा तो होगा ही नहीं एक में ही। मतलब कि अब आप बोले सर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें मतलब कि आगे कैसे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों उसमें ये होता है कि टारगेट एक सेट कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, ठीक। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या करते हैं, एक पोस्ट के लिए मतलब वोटिंग करवाते हैं। अब उस पोस्ट को करने के लिए क्या होगा भाई, 2 लोगों की मतलब कि वो बोलेंगे भाई ये 2 लोग हैं किनको सेलेक्ट किया जाए, ये वाला सीन होता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, अब क्रिकेट है, आप क्रिकेट खेलते हो, आपको एक पर्टिकुलर टारगेट मिला हुआ है। अब टारगेट को अचीव करने के लिए क्या होगा कि कुछ भाई बैट्समैन होते हैं, खेलने का स्टाइल अलग अलग होता है। कुछ लोग रोक रोक के खेलते हैं, विकेट रोक के खेलते हैं कि नहीं ध्यान से खेलो, आखिर तक खेलो, पूरा 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 प्रॉपर टारगेट अचीव करो, विकेट बचा के रखो। कुछ होते हैं मतलब स्टार्टिंग से ही मार धाड़ करते हैं, छक्के चौके लगाते हैं। तो क्या हुआ, एक टारगेट तो एक ही अचीव करना है, ठीक है, लेकिन क्या है अप्रोच अलग है, स्टाइल अलग अलग है। तो वो टारगेट एक रखते हैं, बस अप्रोच क्या करते हैं डिफरेंट होती है लोगों की। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों को सिलेक्ट करने से क्या होता है कि उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है, तो इस तरह से वो करते हैं। लेकिन क्योंकि टारगेट एक है तो लिहाजा आपस में कोई कन्फ्यूजन कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता। आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है हम लोगों ने शायद यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, तो बेटा हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। अनुषा मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ। जी सर। बेटा हमने यहीं से पढ़ना शुरू करना है ना, देखो जरा। यार सर यस सर, लास्ट पैराग्राफ सर। हाँ, व्हाट देन आप स्क्रीन से पढ़ोगे बेटा या फिर उससे पढ़ोगे, बुक से। बुक से सर। ठीक है मेरा बच्चा पढ़ो। अच्छा आपने पढ़ना है यहाँ तक, क्या गया, यहाँ तक पढ़ो। इन दिस रिस्पेक्ट तक पढ़ो जरा, पहले यहाँ तक पढ़ो। ठीक है सर। What then should an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia? There are some things which, though in many ways regrettable, it is necessary to accept as condition of survival in the modern world. The most important of these is the growth of industrialism. The power of England in the early 19th century was based upon a virtual monopoly
of machine production. And the power of Russia and the United States in the present day is due to their supremacy in this respect. ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों ज़रा बात सुनो, ये लिखा हुआ है कि अब अगर कह रहे हैं कि मैं अब देर से वो अगर देखा जाए तो वो दरअसल एक स्पेक्टेटर है ना, वो खुद एशिया से बिलोंग थोड़ी करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं उम्मीद लगाऊं कि एशिया की डेवलपमेंट के लिए क्या काम होने चाहिए, किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि मेरे नज़रिए से जो चीज़ लाज़मी होनी चाहिए वो है कि इंडस्ट्रियलिज़्म की ग्रोथ हो। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और बात कह दी, कह रहे हैं कि ये बेशक अगर हम बात करें तो ये रिग्रेटेबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि हम जानते हैं मेरे बच्चों के मशीनरी के बारे में कि पॉल्यूशन फैलती है, बहुत वेस्ट मटेरियल समंदरों में डाला जा रहा होता है, मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत रिग्रेटेबल तो है, लेकिन इन्होंने इसके आगे एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट कहा है। वो क्या कह रहे हैं कि वो ये, इट इज नेसेसरी, कि ये जरूरी है, लाजमी है, टू एक्सेप्ट एज कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि भाई अगर आने वाले वक्तों में सर्वाइव करना है ना तो ये लाजमी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो अपनी तबाही की तरफ जाओगे। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात इसकी एग्जांपल देता हूँ यूं करके। अगर हम लोग मतलब कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, दीन भाई, दीन दीन दीन, बिल्कुल बिल्कुल लेके चलो अपना भाई, इस्लाम पे फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, आप करो। लेकिन भाई आपका दीन ही ये सिखाता है कि दुनिया को साथ लेके चलना है, आगे बढ़ना है, दुनिया के भी काम करना है, ये दीन का हिस्सा है हमारे। अगर अब आप उसकी वजह से अपनी इग्नोरेंस दिखाओ कि नहीं भाई हम तो दीन पे अमल करेंगे, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आगे भी तो बढ़ो। मेरे बच्चों में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ उसकी। अगर मुसलमान ये सोच के बैठ जाते कि भाई नहीं, हम तो जिस तरह हमारे सहाबा कराम ने, अंबिया कराम ने जंगें लड़ी हैं, हम भी वैसे ही लड़ेंगे, मतलब वो घोड़ों में जा रहे हैं, तलवारें लेके जा रहे हैं, फला फला काम कर रहे हैं, तीर से मार रहे हैं, और साइंस की फील्ड में तरक्की नहीं करी, और सामने वाला दुश्मन साइंस की फील्ड में काम कर रहा है, वो टैंक लेकर खड़ा हुआ है। अब क्या कर लोगे भाई? आप तो अपने घोड़े लेके जा रहे हो, सामने वाला टैंक में बैठा हुआ है, उसने एक गोला मारना है, पूरी फौज की ऐसी तैसी हो जाएगी। मकसद क्या है कि वक्त के साथ साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लाजमी बढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। तो कह रहे इंडस्ट्रियलिज्म की ग्रोथ वैसे ही हर हाल में लाजमी थी। आगे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने एक बाकायदा फैक्ट रखा, हिस्ट्री का जो एक फैक्ट है, थ्योरी नहीं दे रहे, ये सच बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी, जैसे कि अगर हम आज की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो आपको पता है ये 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। बोल रहे हैं 19th सेंचुरी में दुनिया में जो बहुत पावरफुल कंट्री थी वो कौन सी थी हमारे पास मेरे बच्चों? वो थी ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह बोल लो आप। कह रहे हैं उसकी ताकत का राज ही ये था कि भाई वो अर्लियर टाइम में मशीन की प्रोडक्शन में बहुत आगे निकल गई थी। अब मेरे बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि भाई 19th सेंचुरी तो फिर बहुत बात की बात है। वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न साइड क्या थी कि 16th सेंचुरी के स्टार्ट से ही बहुत आगे निकल चुके थे ये लोग, 16th सेंचुरी के। और यहाँ पर आने के बाद 19th सेंचुरी तक उनकी मशीन प्रोडक्शन वगैरह ठीक ठाक बढ़ चुकी थी। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो इनकी तो 19th सेंचुरी में पावर का राज था, लेकिन अगर हम करंट दौर में बात करें, आज के दौर में बात करें, तो बोल रहे हैं हमारे पास उसका भी सबूत मौजूद है। उसका क्या सबूत है? कि आज के दौर में अमेरिका और रशिया जो ये मुल्क हैं, ये दुनिया में जो ताकत रखते हैं प्रेजेंट में, वो इसीलिए क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू देयर सुप्रीमेसी इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वो बोलते हैं ना बेहतर हैं, दूसरों से नेक्स्ट लेवल पर हैं, इसी वजह से कि उनकी इस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा ताकत है, ज्यादा एडवांस है, ज्यादा डेवलप्ड है वो। तो लेट्स सी आगे क्या लिखा है उन्होंने, आगे कुछ और बातें भी बताएंगे। पढ़ते हैं बेटा हम लोग। अनुषा पढ़ो बेटा। It is useless to talk against mechanization because it is the source of power and because those who lag behind have difficulty in preserving independence. When industrialism was new in England, it roused indignant protest on account of its ruthlessness and destruction of beauty. These protests were eloquently expressed in Carlyle's past and present, but they remain completely ineffective. They are similarly ineffective in the present day. बस बस रुक जाओ, Gandhi, बस in बस spite बस of बस his बस, अरे मेरा okay. बच्चा, अरे बस बस रुक जाए एक मिनट। अब क्या लिखा हुआ है, अब आगे से उन्होंने एक बात कही, वो ये, अच्छा ये पूरा सवाल बनता है ये यहाँ, ये मतलब ये दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरा चैप्टर इतना, ये जो मैं इतना टाइम लगा लगा के समझा रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप इसके पास पेपर उठा लो ना, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हुए, इतने क्वेश्चंस हैं, और समझ लो पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन से भरा पड़ा हुआ आपके हर एक जगह पर, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट होता है वो ये वाला होता है कि व्हाई इज इट यूजलेस टू टॉक अबाउट
टू टॉक अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैकेनाइजेशन, ये की बात है। खैर, तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये बात तो बिल्कुल ही मतलब कि यूजलेस है कि अगर आप मशीन्स वगैरह के अगेंस्ट बात करो, क्योंकि ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये सोर्स ऑफ पावर है। क्या कह रहे हैं, सोर्स ऑफ पावर है। और क्या बोल रहे हैं कि जो भी मुल्क अपने आप को इस पर्टिकुलर फील्ड में डेवलप नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, वो शायद आने वाले वक्तों में अपनी आज़ादी को भी बरकरार ना रख पाए। और ये बिल्कुल सच बात है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या कोई बच्चा दे सकता है मुझे दुनिया में, करंट करंट मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि अगर आप आगे डेवलप नहीं करते साइंस की फील्ड में तो आप अपनी आज़ादी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे? हाँ भाई, कोई बच्चा है जो मुझे इसकी एग्जाम्पल दे? हाँ भाई, अनुषा। सर न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड भी कह सकते हैं हम। एग्जैक्टली, शाबाश मेरा बच्चा, ये चीटी, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखो मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि अमेरिका ने अटैक किया किस पर? दो मुल्कों पर अटैक किया। कौन कौन से मुल्क हैं मुझे बताओ, पता है? सर ईरान और अफगानिस्तान। शाबाश मेरा शाफैन, जबरदस्त, ठीक है। इराक और अफगानिस्तान पे अटैक किया है। अब एक खुद सोचो, अगर इराक के पास, अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो मेरे बच्चों आपको क्या लगता है, क्या कभी अमेरिका अटैक करता उन पर? छोटे से नो होते? सर। नो सर। हाँ, छोटे से भी अगर होते ना तब भी नहीं करता वो अटैक। उसको पता है भाई कि अगर न्यूक्लियर वेपन दुनिया में एक बार चल गया ना, एक बार, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड तबाही होनी है। अब आप बोले सर एक मरतबा चलने से तबाही कैसे होगी, जरा सुनो। देखो भाई, अगर कोई बड़े लेवल पे जंग शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऐसे हमारे भाई एक ऐसा रिलेशन है कि हमको पता है कि जंग होनी है एक ना एक दिन, कोई भरोसा नहीं है, होगी। नफरतें इतनी दिल में क्या कर सकते हैं। चलो जंग हुई, पाकिस्तान ने मारा अटैक, आगे भी इंडिया दोबारा मारेगा, फिर क्या होगा, ये चलना शुरू होगा, आगे विषय होगा। पाकिस्तान अगर 80% मारता है अपने इंडिया पर, तो आप मुझे बताओ 20% ये किससे मारेगा? क्योंकि पाकिस्तान का सेकंड बड़ा दुश्मन कौन है? सर यूएसए। यूएसए है तो, लेकिन यूएसए तक मारना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज यूएसए का डिस्टेंस बहुत लंबा है और बीच में बहुत बड़ा समंदर है, तो उनका अपना डिफेंस सिस्टम ही बड़ा स्ट्रांग है, तो इसलिए वहां तक ऐसे अटैक करना बड़ा मुश्किल काम है। बताओ भाई, एक और कौन सा जिससे पाकिस्तान को खार सर है? रशिया। अबे रशिया सर। रशिया। ओ भाई, रशिया तो साथी बना हुआ है, क्या हो गया तुम लोगों को? सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो हमारे साथ मिला हुआ है, क्या हो गया? पूरे पूरे उसके जहाज खड़े हुए थे यहाँ पर, मतलब के जो समंदरी जो होते हैं ना, बहरी जहाज जो होते हैं मिलिट्री वगैरह के, वो यहाँ खड़े हुए थे कि भाई सी पैक में पूरा इसके साथ दे रहा था ये। मेरे बच्चों, सेकंड बड़ा दुश्मन है इसराइल। क्या हो गया, जहन में नहीं आ रहा क्या? अभी जो इतने बड़े जो उठाए हुए थे ये जो सारे के सारे जो अरब कंट्रीज हैं जो एक के बाद एक एक्सेप्ट करते जा रहे हैं इसराइल को, अब सेकंड मारेगा इसराइल को। अब आप बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो भाई अगर इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया भी इन रिटर्न क्या करेगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। और मुझे बताओ इंडिया का दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है, ये तो पता होगा यार, बोलो। सर चाइना। शाबाश, बिल्कुल, चाइना सेकंड बड़ा दुश्मन है। अब चाइना पे अटैक करेगा, मतलब कि अब चाइना पे अटैक किया, चाइना भी बीच में आ जाएगा, रशिया भी बीच में आ जाएगा, और इसराइल पे अटैक करने से ये होगा, इसराइल भी, अमेरिका बीच में आ जाएगा। मतलब कि मेरे बच्चों ये पूरी चेन बनेगी और एक के बाद एक अटैक होगा, ठीक है। कहते हैं एक थ्योरी के मुताबिक कि जैसे कि मेरे बच्चों आपको पता है कि हम साइंस से बहुत तरक्की कर ली है। मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई थी कि लास्ट टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी वो ये हमारे पास 1945 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक किया गया था, और वहां पर अटैक करने का आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन जो यूज किए गए थे उसके बड़े खतरनाक मतलब के रिजल्ट निकले थे। मतलब कहते हैं काफी अरसे तक वहां पर ऐसी रेडिएशंस रही कि जिसकी वजह से क्या रहा, मामला बड़े खराब रहे। अब मेरे बच्चों मुझे खुद बताओ कि एज कंपेयर टू दैट टाइम, आज के दौर की अगर हम बात करें तो बताइए, क्या टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की करी है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, माइनर यूज करोगे या मेजर यूज करोगे 1945 से? सर मेजर। सर मेजर। एग्जैक्टली तो मेरे बच्चों आप खुद सोचो कि उस दौर के जो हथियार थे और आज के जो हथियार होंगे वो कितने खतरनाक होंगे। एक थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि दुनिया में अगर आज के दौर में जो वेपन्स मौजूद हैं, अगर हम सिर्फ 100, मतलब 100 अगर न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में यूज कर लें तो पता नहीं शायद आने वाली एक सदी
पूरी सिर्फ तबाही का शिकार हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में गिनती की कुछ जगहें रह जाएंगी जहां पर आप शायद जिंदगी विदाउट रेडिएशन गुजारने के काबिल रहोगे बस, और इसके अलावा बचेगी नहीं कोई जगह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गैसेस हो, तबाही तो होगी। असल प्रॉब्लम है गैसेस की, रेडिएशंस की, जो बहुत दूर दूर तक फैलेंगी, उनसे कैसे बचोगे? ठीक है। तो और मजे की बात क्या कहते हैं, जो मैंने आपको कहा 100 इस्तेमाल करने से ये होगा। और कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई मुल्क अपने हथियारों के बारे में नहीं बताएगा कि हमारे पास कितने हैं, लेकिन कहते हैं दुनिया में लगभग 16,000 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अब बेटा छम छम खेलने के लिए तो नहीं रखे हुए ना, इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं, जाहिर सी बात है। तो खुद सोच लो कि न्यूक्लियर वेपन्स शुरू हो गए ना एक मर्तबा, तो बेटा आप खुद आइडिया कर लो कि फिर क्या हालत होने वाली है। सही है, छोटी चीज नहीं है, जंग बहुत खतरनाक चीज है भाई। जंग अगर एक मर्तबा शुरू हो जाए तो छोड़ेगी नहीं। और एक और बात समझ लेना भाई, सारे के सारे आप अच्छी तरह जानते हो कि पाकिस्तान में खास तौर पे कराची जो है वो एक ऐसी जगह है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो बेटा इंडिया तो खास तौर पे टारगेट करेगा कि मुल्क को तबाह करना है, सबसे पहले इस जगह को तबाह करो। सही, तो ये मामला तमाम देखने पड़ते हैं। अच्छा, अब क्या, अब ये वजह थी जिसकी वजह से क्या था, मैंने कहा ना कि आजादी भी शायद बरकरार ना रख पाए। और एक बात बताऊं मुझे कि अमेरिका पाकिस्तान में भी कब का अटैक कर चुका होता, क्योंकि ये पाकिस्तान पे अटैक इसलिए कर चुका होता क्योंकि एशिया में एंटर होने के लिए इसको तमाम रास्ते मिलता ही पाकिस्तान से, इसको कि पाकिस्तान के जरिए सप्लाई वगैरह जारी होती है ना इसकी, अफगानिस्तान इराक वगैरह में जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं भाई। और पाकिस्तान पे कब का अटैक कर चुका होता अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते। लेकिन न्यूक्लियर हैं, बेशक छोटे लेवल पर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो रिस्क लेगा नहीं। उसको पता है कि अगर मैंने अटैक किया तो तबाही की तरफ जाना है। और फिर क्या बोल रहे हैं, क्या आगे आगे जो बर्टन ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड में नई नई शुरुआत हुई थी ना इसकी, तो क्या हुआ कि लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए कि भाई ये हमारी नेचर के बड़े अगेंस्ट चीज जा रही है, हम धुआं मतलब कि पूरी इन्वायरमेंट में फैला रहे हैं, पूरी मतलब कि हम माहौल को ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, कि मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, तबाही होती जा रही है, खूबसूरती ख़त्म हो रही है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने एक बात करी है कि ये जो प्रोटेस्ट थे ना सारे के सारे, कार्लाइल, ये एक शख्स का नाम है, कार्लाइल की मतलब बुक है पास्ट एंड प्रेजेंट, इसमें बहुत अच्छे से मतलब कि उन्होंने पेश किए थे। बट इन तमाम प्रोटेस्ट के बावजूद मशीन्स को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। और क्या बोल रहे हैं कि आज के दौर में भी ये उतने ही इनफेक्टिव हैं, कोई इनका असर नहीं होता। अच्छा, एक बात मैं आपको मेरे बच्चों रिमाइंड करवाऊंगा, ये क्या लिखा हुआ है, कार्लाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट। मैं बोल रहा हूँ ना कि ध्यान रखो प्रॉपर्ली, वो इसलिए मेरे बच्चों इवन के ये जो पॉइंट है ना कि कार्लाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट, ये इनकी बुक है, ये एक मरतबा एमसीक्यूज में आया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कार्लाइल्स, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये एक बुक का नाम था पास्ट एंड प्रेजेंट। इसलिए मैं अगर चैप्टर पे रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसकी एक वजह है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे ऐसे सवाल आएंगे आपकी सोच है, लिहाजा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर रखो, जहां पर अटक रहे हो पूछ रहे हो मुझसे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आज के तो, लेकिन अब आगे हमारे पास इसी का आ रहा है, गांधी का आ रहा है, और ये एक अलग सवाल बनता है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें से आगे एक और सवाल क्या बनता है। अनुषा मेरा बच्चा जरा पढ़ो, पैराग्राफ खत्म करो जरा पूरे। सर हाँ हाँ शाफिन बेटा बोलो। सर ये इंडस्ट्री इतनी मतलब पावर इसलिए रखती है क्योंकि इनका असर इकोनॉमी पर होता है। हाँ मेरा बच्चा, एक तो होती है इकोनॉमी, और देखो सेकंड मैं बताऊं क्या, देखो जब आप मशीन्स की प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है मशीन प्रोडक्शन इंसान तभी बढ़ाता है जब उसकी डिमांड होती है, जब उसकी नीड होती है। अब अगर आप मशीन की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑलरेडी अपने पास जो बंदा मौजूद है उनको आप दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट, उनकी जॉब। तो इसका मतलब क्या हुआ, बंदा जब जॉब कर रहा है हालात तो खराब होंगे नहीं, स्नैचिंग नहीं होगी, चोरियां नहीं होंगी, डकैतियां नहीं होंगी, इंसान जब कमा रहा होगा वो चोरी चकारी यूं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हालात क्या होंगे ऊपर से, और हो गया क्या, इंसान जब कमा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो खरीदेगा भी, जब खरीदेगा तो उसको टैक्स भी चीजों पे देना पड़ता है, तो दे देकर गवर्नमेंट खुद ब खुद पावरफुल होती है। मैं आपको मेरे बच्चों एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि अब इससे मजे की बात पूछ ही ली है कि जैसे कि इससे इंडस्ट्रीज का कहा, तो मेरा बच्चा इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस के नाम से, ठीक है, उसमें हमारे पास इंटरनेशनल बैंक का जिक्र किया गया था, और क्या कह रहे थे कि 1951 में मैक्सिको में एक गांव देहात था, उन्होंने दरअसल बैंक से उधार लिया था पावर प्लांट लगाने के लिए। उस दौर की बात बता रहा हूँ, कह रहे हैं पावर प्लांट लगाने पर क्या हुआ कि
कहते हैं कि तकरीबन 3 साल के अंदर अंदर विद इन 3 years वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी ना 3 से बढ़ के 33 हो गई थी, मतलब 3 से बढ़ के 33 हो गई थी। अब एक जगह पर इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, जैसे कि मेरे बच्चों में आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान से बहुत सारी जो टेक्सटाइल की कंपनीज है, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो उठ के कहाँ चली गई हैं बताओ? पता है किसी को? शिफ्ट कर गई पूरी पूरी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की, कहाँ चली गई? किसी को पता है? बोलो। सर कंट्री साइड। नहीं, कंट्री साइड नहीं, अरे कहाँ गई, किस मुल्क में गई है? पाकिस्तान में टेक्सटाइल बहुत बड़े दुबई लेवल, में। नहीं दुबई में तो नहीं गई, ये गई है बांग्लादेश में, बहुत बड़े लेवल पे गई हैं। मतलब वो पूरा पूरा शिफ्ट करके चले गए भाई, पूरा पूरा उठा के चले गए। अब देखो बांग्लादेश आने का क्या हुआ कि उनका जो वहां पर लेबर तबका होगा उनको खुद ब खुद जॉब्स मिल गई। मतलब यहाँ का बंदा अपना पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उठा के जब वहां चला गया, वहां के बंदे को जॉब्स मिली, उनका क्राइटेरिया और अच्छा हुआ, उनकी इकोनॉमी और अच्छी हुई, क्योंकि जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा मुल्क उतना तरक्की करेगा। जितने लोग कमा रहे होंगे उतना मुल्क तरक्की कर रहे होगा। ऑब्वियस सी बात है, मुल्क तरक्की करता जाएगा, इकोनॉमी और बेहतर होती जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको आज के दौर की एग्जांपल दूं, आपने एक कंट्री का सुना होगा, तुर्की का, टर्की वगैरह जो आप बोलते हो पूरी के पूरी। मुझे बताओ, आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है कि 2023 में क्या होने वाला है? पता है आपको? किसी को पता है? नो सर। नहीं पता? अरे माशाल्लाह, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। थोड़ी बहुत खबरें देख लिया करो अल्लाह के बंदो, ताकि तुम लोगों को दुनिया का भी पता चले। बेटा 2023 में तुर्की ने एक मुआहदा किया था 100 years का, एक सदी का मुआहदा किया था, वो ख़त्म होने वाला है। वो मुआहदा क्या था कि भाई एक पर्टिकुलर रूट है जो टर्की से गुजरता है, समंदर का, ठीक है? तो मजे की बात ये, वो रूट ऐसा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत मेजर रूट पड़ता है समंदर का, ठीक है? वहां से होती है शिपमेंट, अक्सर शिप्स गुजरती ही वहां से दुनिया की। तो मुआहदा ये हुआ था, पता नहीं कोई हालात वगैरह थे, कोई इस तरह का सीन हुआ था, लेकिन वो ये कि उस दौर में ये था कि अगले 100 साल तक जो तुर्की होगा वो यहाँ से गुजरने वाले किसी भी शिप पर टैक्स नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लेगा वहां से कोई भी शिप गुजरेगी। अब 2023 में बगैर टैक्स के उस जगह से तुर्की अलाउ कर रहा है, लेकिन जैसे ही 2023 होगा देखना मामला खराब होंगे, बिल्कुल होंगे, फड्डे होंगे, क्योंकि अब वो बोलेगा भाई ये मैंने अपना मुआहदा इंटरनेशनल लेवल पे जो किया हुआ था, अब जो जो यहाँ से गुजरना चाहता है टैक्स दो। मतलब कि तुर्की सिर्फ बैठा हुआ होगा, पैसा बाहर के मुल्क से आ रहा होगा इसके पास, और जैसे जैसे पैसा आएगा मुल्क और ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, एक वक्त आएगा बहुत ऊपर चला जाएगा। ये क्या है? ये मुल्क को आगे आगे बढ़ाने की पॉलिसीज हैं। इंडस्ट्रीज एक अलग तरह से करती हैं, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो बहुत फर्क आता है। लेकिन चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा बढ़ते हैं गांधी के बारे में, बढ़ते हैं। अनुषा मेरा बच्चा जरा रीड करो क्या लिखा हुआ है। Gandhi, in spite of his immense influence over compatriots, was totally unable to restore the spinning wheel. Machine production and scientific technique generally is bound to prevail wherever there is sufficient civilization to make it possible. अब देखो मेरे बच्चों, हमको एक बात पता होनी चाहिए, गांधी की जो इन्फ्लुएंस थी ना वो बहुत खतरनाक किस्म की थी। कायदे आजम तो मतलब लव थे ना, उनको तो आप छोड़ दो, वो तो बहुत ही आला थे, उनकी बात नहीं करो। हम बात करें खास तौर पे गांधी की, क्यों यहाँ मेंशन किया हुआ है? क्योंकि मेरे बच्चों आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस दौर में सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदुओं की तादाद थी वो ठीक ठाक ज्यादा थी, तकरीबन 2.5-3 गुना ज्यादा हिंदुओं की तादाद थी, इतने ज्यादा थे तादाद में। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा हिंदू थे तो गांधी की इन्फ्लुएंस भी उतनी थी। बोलने गांधी ने भी अपने दौर में क्या किया, जो उनके बड़े मानने वाले थे, इतनी इन्फ्लुएंस होने के बावजूद जब उन्होंने भी इस मशीन प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज के थोड़े अगेंस्ट जाने की कोशिश करी कि नहीं भाई, मतलब कि उनका कोई भी रीजन हो सकता है कि यार ब्यूटी खराब होती है, या नेशनल जो मतलब कि जो दुनिया में एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उनको पता भी नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। लेकिन उन्होंने जब किया तो उनकी भी इस बात को मतलब रद्द कर दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? वॉज टोटली अनएबल टू रिस्टोर द स्पिनिंग व्हील। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग व्हील, इस तरह करके क्वेश्चन बना हुआ है कि इसका क्या मतलब है। स्पिनिंग व्हील का मेरे बच्चों ये मतलब कि जो एक पहिया एक मरतबा घूमना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, तो गांधी भी उस चलते हुए प्रोसेस को रोक नहीं सके, बल्कि वो जो व्हील था वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, ठीक।
फिर क्या बोल रहे हैं आगे, जो ऑथर बोल रहे हैं कि मशीन प्रोडक्शन और साइंटिफिक टेक्निक ये ऐसी चीज है कि भाई जहां जहां पर लोग मौजूद होंगे ना, ये हर उस जगह पर आगे बढ़ेगी। क्यों? इंसान की फितरत है कि अपने काम को आसान बनाना, अपने काम को और ज्यादा ऐसा कर देना कि आसान से आसान तर होता जाए। भाई मिसाल के तौर पे आपको ट्रैवल करना है, हम जानते हैं कि पैदल चलना मतलब कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भाई कि यहाँ से हम हैदराबाद चले आएंगे, लाहौर चले आएंगे। हालांकि हमारे बाप दादा जो गुजरे होंगे पहले के वक्तों में वैसे ही ट्रैवल करते होंगे, पैदल पैदल पूरी हिजरत करते होंगे पूरी पूरी करके। लेकिन हम आज के दौर में नहीं करते, हम करते हैं आसानी हो आसानी हो। मतलब कि जैसे कि ये आसानी की वजह से तो हुआ है कि इतनी ज्यादा चीजें जो न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है वो मशहूर होती रहती है। आप देख लो कैसे कैसे आपके गैजेट्स आए हुए हैं, कैसी कैसी चीजें आपके किचन के लिए आई हुई हैं कि एक के बाद एक आपकी चीजें मौजूद हैं। मकसद क्या है कि इंसान की लाइफ जब आसान होती है ना, तो वो और ज्यादा बेहतरी की तरफ जाता है, वो खर्चा करता है अपना। बट लेट्स सी अब हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये बेटा हम पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। यहाँ तक पढ़ो मेरा बच्चा। अनुषा यहाँ तक पढ़ो बेटा, डिजास्टर्स तक पढ़ो, ये रहा पढ़ो। अनुषा क्या है जी मेरा सर। बच्चा, यहाँ तक पढ़ो मेरा बच्चा, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ो, डिजास्टर्स तक। Okay, sir. The most sinister application of scientific technique is in regard to weapon of war. Must we fear that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war? Or may we hope that the new influence of Asia in the world will be thrown on the side of peace? I think it is too early to have an opinion as to what is likely to happen in this respect. But it is not too early to have an opinion as to what is desirable. The organization of the world into two vast blocks filled with bitter hostility to each other is disastrous. अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि साइंस का सबसे जो बुरा इस्तेमाल है ना वो क्या है कि वेपन्स ऑफ वॉर बनाए जाते हैं, कि हथियार जो नहीं बनाए जाते, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन है। कहते हैं कि ये मतलब कि वॉर्स को, मतलब कि जो वेपन्स बनाने का जो यूजेज है ये सबसे घटिया इस्तेमाल है साइंस का। कि साइंस को इस चीज के लिए, मतलब कि आप देखो मेरे बच्चों, डेवलपमेंट का रास्ता ना समझ लो एक ब्रिज की तरह है, क्योंकि ब्रिज पे ऊपर जाना मुश्किल होता है, नीचे तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद भी आ जाती है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। तो डेवलपमेंट का रास्ता ऐसा ही है, ठीक है भाई। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई मैं बोलूं यार ये पूरे के पूरे आपने कराची छोड़ो, एक छोटे से इलाके की बात कर लो, शहर कराची तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ यार एक इलाके को ना आपने बना देना दुबई के जैसे, मतलब बड़ी बड़े लंबे लंबे टावर बने हुए हो, बिल्डिंग्स बनी हुई हो, एक खूबसूरती हो, पार्क रोड एकदम चमकते हुए बिल्कुल साफ सुथरे। आप मुझे बताओ पर्सनली, आप एक इलाके की बात कर रहा हूं, कोई भी एक एक इलाका, ठीक है, आपके ख्याल से एक इलाके को इस तरह इतना डेवलप करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? और ये याद रखना कि ग्रीन लाइन मंसूबा अभी तक जो चल रहा है ना, जो बाहर पटरियां बोल रहा हूँ, जो बनाते ही जा रहे हैं बनाते ही जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे कब से लगे हुए, बंद के नहीं दे रहा ये। वो मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल से एक इलाके की बात करें कितना अर्सा लग जाएगा, सोचो। अगर बगैर करप्शन के बगैर कुछ किया भी जाए तो भी मिनिमम 5 to 10 years फिर भी लगेंगे। एग्जैक्टली exactly. और अगर चलो अनुषा मेरा बच्चा करप्शन के साथ हो तो आप क्या बोलेंगे? वो तो फिर बस अगली जनरेशन तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एग्जैक्टली हाँ भाई, और जवाब देना शाफेन, आशा इश्तियाक बेटा, मोहित, तुम लोग को जवाब देना चाहोगे? तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या सीन हो, क्या तो आप बोलते हो तुम लोग? क्या अगर इस तरह एक इलाके का बोल रहा हूँ मैं, और अनुषा का आंसर बिल्कुल वैलिड है कि भाई अगर तमीज से भी लग के करोगे तब भी इतना टाइम लगने वाला है। एक चैट पे हमारे पास एक बच्चे का मैसेज आया है, जरा देखते हैं। मोइस बोल रहे हैं सर 5 years। और मोइस मेरा बच्चा एक बात बताओ, अगर विद करप्शन, क्योंकि आप जानते हो करप्शन होती है, करप्शन के साथ अगर हो तो भाई हमारे जो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि सर कोई भरोसा नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन तक चली जाए बात, आप क्या बोलोगे? अच्छा आप भी बोल रहे सर मतलब 15-20 साल, तो फिर तो पक्के पक्के गए, ठीक है चलो भाई सही है। अच्छा चलो भाई ठीक है, ये आपका आंसर भी ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दरअसल यही बात की जा रही है कि भाई ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ने में ये खतरनाक मामला होंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इतना अरसा आपने लगाकर किया और एक कोई आपका दुश्मन से आपकी जंग हुई, उसने मिसाइल मार दिया,
15-20 साल की मेहनत क्या हुई, एक लम्हे के अंदर खत्म, रेजा रेजा। ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि डेवलपमेंट बहुत टाइम लेती है, एक ब्रिज की तरह ऊपर जाना है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन क्या है, यूं स्पीड से नीचे आओगे। मतलब आप ऊपर जा रहे हो डेवलपमेंट में तो गधा गाड़ी की स्पीड से जा रहे हो, नीचे आ रहे हो तो स्पोर्ट्स कार की स्पीड से आ रहे हो, उल्टा हिसाब किताब है, समझे। तो यही बोल रहे हैं कि वेपन्स ऑफ वॉर जो है साइंस की बड़ी ही इविल इन्वेंशन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर आप रुक जाओगे आपका दुश्मन थोड़ी रुकेगा, लिहाजा आपको भी बताना पड़ता है वेपन्स ऑफ वॉर, ताकि भाई वही बात ना, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है, अपनी आजादी को मेंटेन रखना है। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके साथ साथ में एक और बात हमको अगर हम सोचें तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि एशिया के आजाद होने से कि जो जंग के जो आसार हैं, जो ये लिखा हुआ है ना, ब्रिंग एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी डिवोटेड टू वॉर। मतलब कि कह रहे हैं क्या पता, मतलब कि हो सकता है कि एशियन कंट्रीज के आजाद होने से कि जो लोगों का टाइम, जो वक्त, उनकी मेहनत, उनकी एनर्जी जो जंग की तरफ लगती है, हो सकता है कि उसमें इजाफा हो जाए। लेकिन ये को क्या लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं क्या पता ये भी हो सकता है कि और मे बी होप दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ द पीस। कह रहे हैं कि क्या पता एशिया के आने से ये भी हो सकता है कि जो अमन व अमान का पलड़ा है वो भारी हो जाए। कहने का मकसद ये है इनका, ठीक है, कि अमन व अमान की तरफ एशिया का साथ हो, एशिया वहां पर पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करे। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, आगे खुद बोल रहे हैं, दोनों ऑप्शन रखे, फिर बोल रहे हैं कि अभी से हमको एक अपना माइंड बना देना थोड़ा सा बहुत जल्दी बात हो जाएगी, बल्कि अभी हम कोई भी मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि होने क्या वाला है। लेकिन क्या बात करी कि दुनिया जो है ना वो ऑलरेडी दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, और दोनों की आपस में बड़ी नफरतें हैं मेरे बच्चों। इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि बर्टन रसल काफी पहले का जिक्र है। बर्टन रसल की बात की जाए तो मेरे बच्चों इन्होंने यकीनन अपने जमाने में शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या आपको मेरे बच्चों ये बात पता है कि ऐसा नहीं था भाई कि मुल्क सारे के सारे लगे हुए हैं, एक मुल्क ने कहा चलो यहाँ भी बम मार दो, यहाँ भी मार दो, यहाँ भी मार दो, ऐसा नहीं था। बल्कि कंट्रीज के ग्रुप बने हुए थे, ए ग्रुप और बी ग्रुप, इस तरह था, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, और ग्रुप्स बन के आपस में लड़ रहे थे, ये वाला हिसाब था। क्या किसी को ग्रुप्स का नाम पता है कि ग्रुप्स के नाम क्या थे? हाँ भाई, वर्ल्ड वॉर में ये थोड़ी था जिस पे जिल जाए बम मार दिया, नहीं भाई, कंट्रीज ने अपनी ग्रुप बना दिए थे। एक ग्रुप का नाम था एलाइड फोर्सेस और एक का नाम था सोवियत यूनियन। यहाँ एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, चैप्टर समझाने के लिए, ठीक है ना। एक था सोवियत यूनियन और एक था हमारे पास एलाइड फोर्सेस। तो ये ग्रुप्स बन बन के लड़ रहे थे सारे के सारे, ये वाला हिसाब किताब हुआ था। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे से क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने जो मतलब दो के बारे में बात करी, इन्होंने पहले कहा कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में तो है, लेकिन एशिया को अब ये एडवाइस करेंगे अपनी तरफ से कि एशिया को करना क्या चाहिए। ठीक है मेरा बच्चा अनुषा, जरा जल्दी से ये पैराग्राफ खत्म करो, फिर हम फाइंड अप करते हैं, पढ़ो। The existence of states not belonging to either bloc is to be welcomed since it gives some hope that if a third world war breaks out, a portion of mankind will escape its horrors. I think Asia should seek to preserve what has been a value in its own traditional civilization and should not allow itself to be swamped by some of the worst features of Western thinking under the impression that this is the only way to preserve independence. अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, इसीलिए इन इन मामलात में जो चीज दुनिया में बहुत वेलकम की जाएगी वो ये है कि जो पूरी दुनिया ऑलरेडी दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, तो एशिया को चाहिए कि दोनों साइड पे बना रहे, बल्कि न्यूट्रल रहे। दोनों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ने मरने तो भाई अपनी एक साइड पे मत हो। और वो क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इसलिए कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के होने के बावजूद दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा, ऐसी जगह होनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो असरात हैं, जो नुकसानात हैं, उससे इंसानियत सरवाइव करके आगे बढ़े। मतलब ऐसा ना हो कि इंसानियत ही खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट ही हो जाए हम लोग, कह रहे हैं ये वाला हिसाब किताब ना हो। और कह रहे हैं इसीलिए हम इनको, एशिया को चाहिए कि अपनी जो सिविलाइजेशन है वो अपने अलग तरीके से मेंटेन करे, ना कि वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको कॉपी करते हुए वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर ये किया तो फिर तो, और ये सोच के कर रहे हैं कि अपनी हम इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं ये इनकी इंतहा की नेगेटिव सोच की होगी तो होगी, वरना और ये कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा। वही बात है ना भाई, कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप पे नेगेटिव असरात भी आएंगे, सिंपल एज दैट।
वो बेसिकली बताने ये चाह रहे थे कि अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए वेस्टर्न की कॉपी मत करना कि जंग की तरफ जा रहे हो। और मेरा बच्चों थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए मैं आपको कोटेशन बताऊंगा एक, जो साइंस ने कहा था, आई डोंट नो व्हाट वेपन्स विल बी यूज्ड इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, कि मैं नहीं जानता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, बट आई डू नो, लेकिन मैं जानता हूं, इफ देयर इज अ फोर्थ वर्ल्ड वॉर, अगर उसके बाद कोई चौथे वर्ल्ड वॉर हुई, इट विल बी फॉट विद स्टोन्स एंड स्टिक्स। तो ये किससे लड़ी जाएगी? पत्थरों से और डंडों से। मतलब टेक्नोलॉजी खत्म हो जानी है पूरी की पूरी, अगर हुई तो। सही है। तो मेरे बच्चों इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे बच्चे मोस्ट वेलकम, बेटा आप लोग पूछ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताइए, मुझे कम से कम बता दो। ऑल क्लियर? ठीक है, ताकि फिर हम क्लास को रोकें। अनुषा, आयशा सर वो जी बेटा। इसी ईयर की बिगनिंग में जो वर्ल्ड वॉर 3 का भी एक चक्कर चला था, उसमें भी यही था ना कि अब अगर वॉर हुई भी तो विद इन 10 मिनट्स जो है वो पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। हाँ, तो वर्ल्ड वॉर लड़ने का असल मजा ये थोड़ी है मिसाइल वगैरह, न्यूक्लियर मारोगे तबाही तो वैसे ही हो जानी है, आर्मी ने क्या करना है फिर, वो ये वाला सीन, असल चीज ये है। लेकिन वेपन्स ऐसे खतरनाक आ चुके हैं, आप कैसे लड़ोगे? सारी प्रॉब्लम ही ये हो रही है। वरना सेकेंड वर्ल्ड वॉर पता है कितने चली है? 6 साल चली है, 1939 से 1945 तक चली है। इतना अरसा चली है, 6 साल तबाही हुई है दुनिया में। आप सोचो। तो अब जो हथियार हैं वो तो एक के बाद एक तबाही हो रही होगी, ये वाला सीन है, समझे? मेरे बच्चों बताओ, कोई सवाल पूछना बेटा पूछ लो, वरना हम क्लास खत्म करें। फिर कोई सवाल है? बच्चों के मैसेजेस तो आए, पता नहीं किस किस के आए हैं। आशा ऑल क्लियर, मोइस, अनुषा बेटा कोई सवाल? यहाँ ऑल क्लियर, सारा सही है? नो सर, सबसे क्लियर है। ओके। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से कल मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।